Hey guys, welcome to this live session of Daily Current Affair Analysis. आज का डेट है 29th March 2023. Okay, so yes, people are joining. So let's start. आप लोग ज्वाइन करते रहिए आराम से. So before proceeding to the very further slides, let me tell you that नीचे description session में लिंक दे दिया जाएगा जहां पर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं यहां से, राइट? चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं. सैनिक स्कूल से रिलेटेड न्यूज था. क्यों न्यूज में था? क्योंकि असम गवर्नमेंट ओपन कर रही है ज्यादा से ज्यादा सैनिक स्कूल स्टेट में, ऐसा हमारे सीएम ने कहा, हेमंत बिश्व शर्मा ने. सो बेसिकली सैनिक स्कूल के बारे में अगर बात करें, ये होती क्या है? ये एक ऑर्डिनरी सिटीजन पब्लिक स्कूल ही है जहां पर ऐसे वैसे नहीं, डिजर्विंग स्टूडेंट जो है ना, वो उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वो किस बैकग्राउंड से है, राइट? इनफैक्ट इसमें कुछ कुछ ऐसे सीट्स होती हैं जो कि रिजर्व की हुई रहती है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्चे, एज वेल एज वैसे बच्चे जो क्या जिनके पेरेंट्स सर्व कर रहे हैं डिफेंस पर्सनल है जिनके पेरेंट्स, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना दैट बहुत सारे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, उनके भी अगर बच्चे बच्चियां चाहे तो यस, ये सैनिक स्कूल से अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है सैनिक स्कूल का? is to prepare student to lead as officers in the defense services of the countries, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, राइट? तो उसमें जिससे ऑफिसर्स बन सके इन स्कूल से पढ़कर, राइट? तो ऐसे ही ओवरऑल बैकग्राउंड दिया जाता है उनको, राइट? स्कूल सेलेक्ट ब्राइट एंड प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स थ्रू ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको AISSEE भी बोला जाता है, और इसका मेन फोकस रहता है टू मोल्ड देयर पर्सनालिटी विद एम्फेसिस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ऑफ कोर्स एजुकेशन जो नॉर्मल स्कूल्स में मिलता है, सरकारी स्कूल्स में मिलता है, यहां पर भी मिलेगा, राइट? बट जो एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज होता है यहां पर, दैट उनके पर्सनालिटीज को ही ऐसे मोल्ड किया जाता है जिससे वो फ्यूचर में ऑफिसर्स बन सके, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है प्रॉपर वे में. अब सब जगह यहां पर होता है, बट ये यही है ना दैट थोड़ा एडवांटेजेस पोजीशंस पे, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के रिलेटेड, राइट? जो कि तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट 1 करोड़ वुमेन को, ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ वुमेन को, इंक्लूडिंग स्ट्रीट वेंडर्स, फिशर वुमेन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड डोमेस्टिक हेल्पर्स. ध्यान देना, वुमेन की मैं बात कर रहा हूं. 1 करोड़ वुमेन को, जिसमें इंक्लूड कौन कौन होती है? स्ट्रीट वेंडर्स, बहुत सारे वुमेन्स भी तो बेचती है ना कुछ भी, जैसे कुछ पकोड़े, चाय वाय, ये सब. साथ ही साथ फिशर वुमेन, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो वैसे वर्कर्स जो क्या वुमेन है, एंड डोमेस्टिक हेल्पर्स भी बहुत समय होती है वुमेन, राइट? यस. सो दे विल रिसीव 1000 पर मंथ, मतलब साल में 12,000 रुपए उनको मिलेंगे. हर महीने 1,000, मतलब साल में 12,000 उनको मिलेंगे एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम. तो सवाल होता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? व्हाट इज एम? देखो, एम यही है दैट वुमेन का जो लाइफ लॉन्ग वर्क है उसको एक तो रिकॉग्नाइज करना, साथ ही साथ जो पॉवर्टी एग्जिस्ट करता है उसको भी इरेडिकेट करना. अब आप बोलोगे पॉवर्टी तो मर्दों को भी देकर पैसे इरेडिकेट किया जा सकता है. देखो क्या होता है ना, दैट एक घर के पुरुष को अगर आप पैसे दे रहे हो और घर के महिलाओं को पैसे दे रहे हो, देयर इज आसमान जमीन का अंतर है ना. महिलाओं जो कभी भी पैसे खर्च करती है ना, 10 साल के आगे का सोच कर, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा दूर का सोच कर, एक जस्टिफाइड वे में खर्चा करती है, राइट? ये इन जनरल बोला गया है ना. अब ऐसा नहीं दैट दिस इज नॉट, एक्सेप्शंस आर ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, राइट? बट या, to recognize a woman's lifelong work and eradicate poverty by completing their livelihoods, right? And to improve the self-respect and standard of living. Of course, पैसे रहेंगे तो they will invest that पैसे in something meaningful aspect, right? जिससे क्या वो अपने फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं. सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है, बोला जा रहा है यस, ये पॉवर्टी को तो रिड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, राइट? बट साथ ही साथ वुमेन जो है प्रायोरिटाइज कर सकती है अपने बच्चों के एडुकेशन को, राइट? न्यूट्रिशन को, मेडिकल एक्सपेंसेस को, ऑल स्मॉल बिजनेसेस को, है ना. वैसे सोसाइटी जो कि हमारा पुरुष प्रधान सोसाइटी या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी हम जिसको बोलते हैं, वहां पर वुमेन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को रिकॉग्नाइज किया गया फाइनली तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड किया वहां की महिलाओं को. ओके, आगे बढ़ते गाइस. नेक्स्ट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग फोक सॉन्ग आर्टिस्ट.
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंप्लीमेंट किया एक स्कीम जिसका नाम है स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इसका मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट ऑल द जनर्स ऑफ आर्टिस्ट इंक्लूडिंग फोक सॉन्ग आर्टिस्ट, राइट। सो ये पूरा जो स्कीम है ना, स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसका 3 कंपोनेंट है। पहला है अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट, राइट, जिसके तहत 5,000 रुपए पर मंथ के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाया जाता है। अवार्ड ऑफ सीनियर और जूनियर फेलोशिप ऑफ कल्चरल रिसर्च, अवार्ड ऑफ टैगोर नेशनल फेलोशिप ऑफ कल्चरल रिसर्च। ये 3 इसके कंपोनेंट्स है। और साथ ही साथ सवाल ये भी होता है दैट फोक आर्ट होता क्या है। देखो इन जनरल अभी मैं फोक आर्ट का डिफाइन कर रहा हूं, राइट। देखो यहां पर जो दिया गया ना, फोक सॉन्ग आर्टिस्ट, that is different thing. I'm talking here about what do you mean by folk art per se, right? So what is folk art? Folk art covers all form of visual arts made in the context of folk culture, right? yahi nahi, it is produced from an indigenous culture and it is characterized by a native style in which customary rules of proportion of perspectives are not employed, right? So this is what folk thing मतलब क्या, folk song अगर बोला जाए तो मतलब क्या, एक कोई पर्टिकुलर रीजनल सॉन्ग होता है, वैसे ही फोक आर्ट भी होता है, पर्टिकुलर रीजनल आर्ट होता है, राइट, जो कि वहां के इंडिजिनस कल्चर को दर्शाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट गाइस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर BARC B1201, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दैट इज BARC, दे हैव जॉइंटली डेवलप्ड इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफिकेट रेफरेंस मटेरियल जिसका नाम है BARC 1201। सो ये बॉक्साइट सर्टिफिकेट मटेरियल होता क्या है? देखो ये एक स्टैंडर्डाइज सैंपल होता है बॉक्साइट का, जिसको दैट हैज बीन सर्टिफाइड टू हैव नोन द कंसिस्टेंट कंपोजिशन। मतलब ये वाला जो है इसको सर्टिफाई कर दिया गया, मतलब ये बेसिक स्टैंडर्ड कंपोजिशन है। उसी के बेसिस पे कोई दूसरे भी बॉक्साइट्स के टेस्ट बेसिकली किए जाते हैं। तो सवाल वही बोला जा रहा है, यूज क्या होता है? इसको यूज किया जाता है एज अ कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड। मतलब बोला ना, अब ये स्टैंडर्ड दे दिया गया BARC 1201, ये स्टैंडर्ड के बेसिस पे कोई भी दूसरे बॉक्साइट जो है उसके भी स्टैंडर्ड को डिफाइन जो किया जाएगा, उसका स्टैंडर्ड जो है रहेगा ये रहेगा। समझ लो बात, है ना? ओके, सो वही बोला गया, दे आर कैलिब्रेशन, मतलब इनको यूज किया जाता है एज अ कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड्स, जिससे एनालिटिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और डेटा क्वेरी कंट्रोल इन रूटीन एनालिसिस ऑफ बॉक्साइट्स। इनफैक्ट द यूज ऑफ ये जो सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स है वो इंश्योर करता है एक एक्यूरेसी, माफ करना, यस, एक्यूरेसी एक इंश्योर करता है। वही बोला ना, जब इसको एक स्टैंडर्ड मान लिया तो ऑफ कोर्स कोई भी अगर टेस्ट किया जाएगा इसी को मद्देनजर देखते हुए, राइट। तो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सैंपल है व्हिच इज कमिंग इनटू दिस स्टैंडर्ड, तो कैन वी से दैट यस दिस सैंपल इज वेरी मच एक्यूरेट, यस। कैन वी से दैट दिस सैंपल इज वेरी मच रिलायबल, यस, एब्सोल्युटली। वही तो चीज किया जा रहा है यहां पर, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा एंड आई थॉट दैट इसको तो छोड़ना बिल्कुल ही ऐसे नहीं हो सकता। तो एफिनिटी टेस्ट के रिलेटेड है क्वेश्चन, राइट। सो सवाल होता है एफिनिटी टेस्ट होता क्या है ना? ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल किया है दैट एन एफिनिटी टेस्ट व्हिच मेजर्स एन एप्लीकेंट्स नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर ट्राइब और कास्ट कस्टम्स, रिचुअल्स एंड अदर ट्रेड्स कैन नॉट, ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट बी सोल डिटरमिनेंट ऑफ कास्ट ऑफ और अ ट्राइब क्लैन। जैसे सोचो कोई लोग आए, उन्होंने सरकार के पास क्लेम कर रहे हैं दैट हमको तो ये ट्राइब्स के भैया, तब तो हमको एसटी स्टेटस देना चाहिए। तो सरकार क्या बोलेगी, अरे साहब हम कैसे मान ले तुम इस ट्राइब के हो, तुम्हारे पास तो कागज नहीं है। तो बोला अरे भाई कागज हमारे पास कहां से रहेगा भाई, हम लोग जंगल में रहने वाले इंसान है ना। तो सरकार बोले ठीक है, कागज नहीं है तो एक काम करो, तुम बताओ तुम्हारे ट्राइब्स के बारे में, बताओ ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था, बताओ इसके ये क्या क्या, मतलब ट्राइब के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद अगर वो बोलने में सक्षम है, इफ ही नोज द थिंग, देन उनको ट्राइबल स्टेटस दे दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे देश के लोग, राइट। सो या, तो वो जो टेस्ट होता था ना, दैट वेदर दैट पर्सन इज नोइंग अबाउट देयर ट्राइब्स और नॉट, उस टाइप के टेस्ट को कहा जाता था एफिनिटी टेस्ट, है ना। अभी न्यूज में पता है क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट देखो भाई, ये एफिनिटी टेस्ट का इस्तेमाल करके अगर आप बोल रहे हो दैट कोई बंदा तो कोई पर्टिकुलर ट्राइब से नहीं बिलोंग करता है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। Because this test cannot be
used as a measure to determine whether that person is belonging from a particular tribe or not. So इसी को affinity test कहता है. आप समझ गए ना affinity test क्या होता है? उसकी का डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट ये एक स्टडी ऑन कास्ट और ट्राइब क्लेम्स है बेस्ड ऑन द पिकुलियर एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एंथोलॉजिकल ट्रेड्स डिटीज रिचुअल. अब वही है यार, मैंने जो इजी वाला मतलब बच्चों वाला शब्दों में समझाया वही चीज यहाँ बुक के शब्दों में लिखा हुआ है ना, समझ जाओ. ठीक है, तो उसी टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट नहीं भाई, इट हैज रूल्ड दैट एफिनिटी टेस्ट इट कैन नॉट, ध्यान कैन नॉट बी सोल डिटरमिनेंट. समझ रहे हो बात? तो ये एफिनिटी टेस्ट होता क्या है वो चीज आपको दिमाग में आना चाहिए, राइट? नेक्स्ट गाइस, वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया. ध्यान दीजिएगा, मरीन प्रोटेक्टेड कहा जा रहा है इंडिया विल कंटिन्यू टू सपोर्ट सेटिंग अप ऑफ 2 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन अंटार्कटिका, जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके मरीन लाइफ एंड इट्स इकोसिस्टम सर्विसेज को. सो सदर्न ओशन, ये दिस रीजन देखो, ये अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका के चारों ओर जो ये घेरा मारा हुआ है ना मैंने, देखो ये वाला रीजन, ये वाला जो ओशन का रीजन है ना, दिस ओशन रीजन, इसको कहा जाता है सदर्न ओशन. पता है ना, ये 5th ओशन है दुनिया का, है ना. ओके चलो, अब यहां बोला गया दैट इंडिया जो है वो कंटिन्यू करेगा टू सपोर्ट द सेटिंग अप ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन अंटार्कटिका, जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके मरीन लाइफ को और उनके इकोसिस्टम सर्विसेज को. ना सदर्न ओशन जो है इनसर्कल करता है अंटार्कटिका को, कहा जा रहा है वो कवर करता है अराउंड 10% ऑफ द ग्लोबल ओशन, और ये होम है नियरली 10,000 यूनिक पोलर स्पीशीज का. क्लाइमेट चेंज और कमर्शियल फिशिंग जो है वो ऑल्टर कर रही है कहीं ना कहीं इस रीजन के हैबिटाट को, है ना, जिसके कारण यहां पे हमें प्रॉब्लम्स देखा जा रहा है. तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको प्रण लिया दैट यस वी विल आल्सो बी हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट द दिस रीजन, राइट, एज अ होल. मरीन प्रोटेक्टेड एरिया अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में कहां है? जी हां, इंडिया में भी है बहुत सारे रीजन, अराउंड 31 मेजर मरीन प्रोटेक्टेड रीजन है ना, जो क्या नोटिफाई किया जाता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. ये याद रखिएगा, लेकिन मैं देखो हाईलाइट क्यों कर रहा हूं भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट. तो ये कौन कौन सा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया ये मैं बताने नहीं वाला हूं गाइस, आपको ये पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को प्रॉपर्ली देख भी सकते हो दैट विच आर द रीजन्स जहां पर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो इन टोटल अगर देख लीजिएगा यहाँ पे 25 लोकेशंस के बारे में डिटेल्स आपको दिए गए, जस्ट गो थ्रू इट फ्रॉम द पीडीएफ इटसेल्फ, राइट. इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे, देखो ऑफ कोर्स मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होगा कहां? कोस्टल रीजन में ही ना होगा, राइट. तो जी हाँ, कोस्टल रीजन में ही ये मरीन सारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट. ओके गाइस, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट कंजर्वेशन प्लान फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट और क्लाइमेट चेंज, इन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए गए जिससे कंजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो क्या एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या ऐसे मेजर्स लिए गए उनके सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. सबसे पहला, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्पीशीज रिकवरी अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट. दूसरा है कंजर्वेशन ब्रीडिंग, जिसमें डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में ये किया जा रहा है, राइट. Similarly, establishment of satellite conservation breeding facilities at various parts of Rajasthan. In situ conservation proposal by Rajasthan government भी दिया गया, जिससे ओवरऑल इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाया जा सके. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इसके बारे में इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि जैसे पहले बोला मैंने, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये जो ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ना गाइस, जो ब्लैक स्पॉट्स सिर्फ दिख रहे हैं, इन ब्लैक स्पॉट्स में इनका प्रोपोर्शन ज्यादा है, जिसमें ये वाला रीजन में सबसे इनका प्रोपोर्शन ज्यादा है, राइट. और यहां पर तो खैर कुछ और भी प्रोजेक्ट्स जो क्या गवर्नमेंट के द्वारा चला है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्स, उनके नाम लिखे हुए हैं. ठीक है, सो जस्ट नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट गाइस, बेरी बोरर इंफेक्शन न्यूज में था. ये किसके रिलेटेड है? देखो, कॉफी बोर्ड ने एक्चुअली इशू किया था एक एडवाइजरी टू द कॉफी फार्मर्स, जिससे टैकल किया जा सके अटैक ऑन बेरी बोरर ऑन द रोबस्टा कॉफी प्लांट्स. रोबस्टा कॉफी प्लांट जो है ना, इस पे एक इंफेक्शन लग गया है जिसको कहते हैं बेरी बोरर इंफेक्शन, राइट. और बेरी बोरर इंफेक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन कॉफी प्रोडक्शन, ये कॉमन है, एंड यस इट इज कॉज्ड बाय स्मॉल बिटल, जो कि आप यहां पे देख भी पा रहे हो, कॉल्ड द कॉफी बेरी बोरर. ये कॉफी बेरी बोरर्स होते हैं जो कि ले करते हैं देयर एग इनसाइड द कॉफी बेरीज, जिससे इनसाइड ये कॉफी बेरीज जो है, ये देखो ये एकदम खराब हो जा रहा है, देख रहे हो ये एग ही है इनका, है ना, जिससे इनका खराब हो जा रहा है प्रोडक्शन, राइट.
जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी बात कर ले रहे हैं, राइट? क्योंकि एक बार यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया था दैट वेरियस बोर्ड्स दे दिए गए थे, उसके हेडक्वार्टर्स किधर किधर है, तो इसके बारे में इसलिए थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूं गाइस। जैसे कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है 1942 में फॉर्म हुआ है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैनेज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड इसकी प्रमोट क्या करती है? कॉफी प्रोडक्शन इंडिया में, राइट? याद रहेगा। चलो अब हम लोगों ने जो भी चीज डिस्कस किया, एक एमसीक्यू पूछता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन एमसीक्यू होने वाला है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी चेकिंग नाउ whether you are writing the correct option out or not. So yeah, recently, बताओ, बहुत easy question. Berry borer infection was seen in news. It is related to the infection of what? Cotton, coffee, barley या फिर sugarcane? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा. We'll be waiting for your answer to come up. Anyways guys, this was all about the discussion for today's class. Thank you very much for discussion.